अगर कुल्हाड़ी से लकड़ी काटनी है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने समय का कुछ हिस्सा कुल्हाड़ी की धार को तेज़ करने में खर्च करें। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने आपकी तैयारी को धार लगाने की कोशिश की है। प्लासी की घटना को 100 साल बीत चुके थे और इस दौरान कंपनी के साम्राज्य का व्यापक विस्तार पूरे भारत में हुआ। लेकिन इस शासन का चरित्र विदेशी और शोषणकारी था, जिसका प्रभाव आम जनमानस पर पड़ता जा रहा था। यही कारण है कि शायद ही ऐसा कोई दशक बीता हो जिसमें अंग्रेज़ों के विरुद्ध कोई छोटा या बड़ा विद्रोह ना हुआ हो। लेकिन 1857 का विद्रोह इन सब विद्रोहों से बहुत ही ज़्यादा व्यापक था। इस विद्रोह ने भारत में अंग्रेजी राज के नाक में दम कर दिया, उसकी चूलें हिला दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मंत्रा विद शांत में। और आज हम बात करेंगे 1857 के जन आंदोलन की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे सामने एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से सभी परीक्षा एजेंसियां लगातार हर वर्ष प्रश्न पूछती रहती हैं। ये सभी परीक्षा एजेंसियों का फेवरेट टॉपिक रहता है और उसका नाम है 1857 का विद्रोह। तो आइए शुरू करते हैं। 1857 के विद्रोह को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने इसको कुछ अलग अलग सब टॉपिक्स में बांट लिया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह को 4 अलग अलग सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है विद्रोह के कारण। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि ऐसी क्या क्या परिस्थितियां विद्यमान थी भारत में उस समय जिसके कारण 1857 जैसी बड़ी परिघटना का जन्म हुआ। इसके बाद हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से घटनाक्रम घटित हुए जिन्होंने इस विद्रोह को व्यापकता प्रदान की और इतना बड़ा बना दिया कि हम इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद हम बात करेंगे विद्रोह के स्वरूप की। बहुत से अंग्रेज विद्वान और बहुत से भारतीय विद्वान इस बारे में आपस में मतभेद रखते हैं कि वास्तव में 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था, इसका चरित्र कैसा था। तो हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे और विभिन्न विद्वानों के मत को समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद है चौथा और आखिरी सब टॉपिक, जो है असफलता के कारण और प्रभाव, यानी कि 1857 का विद्रोह इतना सशक्त होने के बावजूद क्या कारण रहे कि वो असफल हुआ और उसके भारत पर क्या प्रभाव पड़े। तो इन सब बातों को हम विस्तार से जानेंगे, एक एक टॉपिक उठा के उसको कवर करते जाएंगे। प्रारंभिक अंग्रेज इतिहासकारों ने इस विद्रोह का मुख्य कारण सैनिक असंतोष माना और साथ ही साथ चर्बी लगे कारतूसों को सैनिक असंतोष का प्रमुख कारण माना। लेकिन समय बीतने के साथ आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने उनकी इस बात का खंडन किया और उन्होंने बताया कि इस विद्रोह के वास्तविक कारण कुछ और थे। असल में 1757 से लेके 1857 तक के 100 वर्षों के कंपनी शासन के दौरान ऐसी बहुत सी बातें थीं जो लगातार भारतीयों को परेशान करती रहीं और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और कई अन्य प्रकार के कारण रहे जिन्होंने भारतीयों के मन में असंतोष और रोष को भर रखा था। वास्तव में चर्बी वाले कारतूस इस पूरे असंतोष को व्यक्त करने का तत्कालीन माध्यम भर थे। तो भारतीय इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के जिन कारणों को बताया है उन्हें हम यहाँ मुख्य रूप से 4 भागों में वर्गीकृत करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला है राजनीतिक कारण, दूसरा है प्रशासनिक और आर्थिक कारण, तीसरा है सामाजिक और धार्मिक कारण और चौथा सैनिक कारण। अब आइए एक एक करके हम विस्तार से इन सभी कारणों की चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि इन कारणों को जानने के बाद आपके अंदर 1857 के कारणों के संबंध में एक व्यापक समझ विकसित हो सके, जिससे आप प्री की परीक्षाओं में तो लाभ प्राप्त करें ही करें, अगर मेंस में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो आप उनका भी हल बेहतर तरीके से दे सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक कारण की।
और राजनीतिक कारण में मुख्य रूप से सबसे पहले चर्चा की जाती है डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत की। क्या था ये डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत? वास्तव में डलहौजी एक विस्तारवादी गवर्नर था जिसका ये लगातार प्रयास रहता था कि संपूर्ण भारत पर अंग्रेजी कंपनी की प्रभुसत्ता स्थापित कर दी जाए। अपने इसी प्रयास में उसने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे नाम दिया गया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी कि व्यक्तिगत का सिद्धांत। ऐसे देशी राजे जिनकी कोई जैविक संतान नहीं है उन्हें गोद लेने का अधिकार नहीं होगा और अंततोगत्वा उनका शासन अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया जाएगा। अर्थात उत्तराधिकार का अधिकार उनको नहीं रहा जिनके धमनियों में राजाओं का रक्त प्रवाहित नहीं होता था। इस सिद्धांत ने देशी राजाओं को विचलित कर दिया। इस सिद्धांत के द्वारा जैतपुर, सतारा, संभलपुर, बघाट, झांसी आदि कई राज्यों का विलय अंग्रेजी शासन में कर लिया गया। तो इस सिद्धांत के आधार पर जैतपुर, सतारा, संभलपुर, बघाट, झांसी, उदयपुर, नागपुर जैसे कई राज्यों का विलय कंपनी के शासन में कर लिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं आक्रामक अंग्रेजी विस्तारवादी नीति की। ये क्या? आक्रामक अंग्रेजी विस्तारवादी नीति का मतलब ये है कि डलहौजी के पहले भी बेलजली की सहायक संधि भारत के राज्यों पर थोपी गई थी। तो ऐसे में देशी राजाओं और रजवाड़ों का सशंकित होना आवश्यक था, जरूरी था। और उनके मन में एक बात घर करती जा रही थी कि आज नहीं तो कल हमारा भी राज्य किसी न किसी तरह से अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर ही लिया जाएगा। ये बस समय का प्रश्न है कि किसी का पहले तो किसी का बाद में। यानी कि देशी राजाओं के मन में एक अविश्वास कंपनी के प्रति उत्पन्न हो चुका था। इसके बाद हम बात करते हैं प्रशासनिक और आर्थिक कारणों की, और इसमें सबसे पहले उच्च प्रशासनिक पदों से भारतीयों का वंचन। अर्थात कंपनी में यह प्रयास किया जाता था कि उच्च प्रशासनिक पद जो हैं वो अंग्रेजों के लिए ही आरक्षित रहें। आप कितनी भी योग्यता रख लें, यदि आप भारतीय हैं तो ये आपके लिए सबसे बड़ी निर्योग्यता है। कंपनी के उच्च पदों पर आपकी नियुक्ति बाधित ही रहेगी। सेना में उच्च पदों पर आपकी नियुक्ति बाधित ही रहेगी। प्रमोशन के चांसेस भी बहुत कम रहते थे। इसका सर्वाधिक प्रभाव भारतीय अभिजात वर्ग पर पड़ा, जो पहले अपनी एक बेहतरीन प्रशासनिक और सामाजिक स्थिति में था, लेकिन अंग्रेजी शासन के दौर में उच्च पदों पर उसका चयन हो नहीं पाता था। ऐसे में ये वर्ग अपने आप को बड़ा ही वंचित महसूस करता था। इसके बाद हम बात करते हैं शोषणकारी भू राजस्व व्यवस्था की। अंग्रेजी प्रशासन में भू राजस्व वसूलने के 3 तरीके थे। स्थायी व्यवस्था, या इसी को जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता था। दूसरी व्यवस्था का नाम था महालवाड़ी व्यवस्था। और तीसरी का नाम था रैयतवाड़ी। इन व्यवस्थाओं के बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन अभी इतनी बात समझ लीजिए कि ये तीनों ही व्यवस्थाएं बहुत ही शोषणकारी थीं और निश्चित रूप से इसमें सर्वाधिक अहित किसानों का ही होता था। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय व्यापार और उद्योगों के पतन की। अंग्रेजों की कुछ ऐसी नीतियां रहीं जिसके प्रभाव में भारतीय हस्तशिल्पों का, यहाँ के उद्योगों का और यहाँ के व्यापार का विनाश होता चला गया। इसका व्यापक प्रभाव भारत के समाज पर पड़ा। सूती कपड़ा उद्योग का एग्जाम्पल लेके हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। मान लिया कि एक व्यक्ति जो सूती कपड़ा उद्योग का कारखाना संचालित करता है,
और उस समय ये उद्योग भारत में बहुत ही विकसित अवस्था में था। अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के प्रभाव में ये उद्योग लगभग समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया। ऐसी स्थिति में सूती वस्त्र उद्योग से जो लोग बाहर निकले उन्होंने क्या किया, उन्होंने खेती करना शुरू किया और खेती करने से खेती पर दबाव पड़ा। खेती पर दबाव पड़ा और जोतों का आकार छोटा हो गया। अब इस छोटे जोत के आकार के साथ आप जानते हैं कि जोतों का आकार जितना छोटा होता जाएगा प्रोडक्टिविटी उतनी ही घटती जाती है, और ऐसे में भू राजस्व की बहुत बढ़ी हुई दरें उन्होंने इस नए किसान वर्ग की कमर तोड़ के रख दी। तो हुआ क्या, जोतों का आकार छोटा था और कर बहुत अधिक थे, और उन करों को चुकाने के लिए किसानों को साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था। यानी कि किसान अब धीरे धीरे साहूकारों के चंगुल में फंसने लगे और एक स्थिति ऐसी आ गई कि इनको अपना खेत वगैरह सब बेच के बंधुआ मजदूरी के लिए बाध्य होना पड़ा। तो ये स्थिति धीरे धीरे बनती गई कि सूती कपड़ा उद्योग में लगे लोग जो यहाँ से बेरोजगार हो गए उन्होंने खेती को चुना, खेती पे दबाव पड़ा, जोतों का आकार छोटा हो गया, कर अधिक वसूले जाने के नाते उनको करों को चुकता करने के लिए साहूकारों से कर्ज लेना पड़ा। अब वो साहूकारों का कर्ज चुकता नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से उन्हें बंधुआ मजदूरी करनी पड़ी और इस तरह से दिन प्रतिदिन किसानों की स्थिति दयनीय होती गई। तो इस प्रकार आप समझ पाते हैं कि ये दोनों कारण आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक किए जा सकते हैं। प्रख्यात विद्वान कार्ल मार्क्स ने भी ये बात कही कि भारत में सूती कपड़ा उद्योग का नाश होने के नाते खेती पर बोझ बढ़ा और अंत में देश अकिंचन हो गया। तो आपने जान लिया कि राजनीतिक कारण कौन कौन से रहे और प्रशासनिक कारण कौन कौन से रहे 1857 के विद्रोह के लिए जिम्मेदार। इसके बाद हम बात करेंगे सामाजिक और धार्मिक कारणों की और साथ ही हम बात करेंगे सैनिक कारणों की। सामाजिक और धार्मिक कारणों में सबसे बड़ा कारण था अंग्रेजों का जातीय दंभ। अंग्रेज हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ जाति का मानते थे, अपने आप को गोरा मानते थे, भारतीयों को काला कह के उन्हें प्रताड़ित करते थे। इसके साथ साथ भारतीयों के साथ वो अनेक प्रकार के अमानवीय कृत्य करते थे और उनके साथ हमेशा पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते थे। भारतीय अगर इस बात की शिकायत लेके न्यायपालिका जाना चाहें तो न्यायपालिका भी पक्षपातपूर्ण न्याय देती थी, क्योंकि न्यायपालिका में भी जूरी सिस्टम होता था जिसमें सभी न्यायाधीश प्रायः अंग्रेज ही होते थे और वो सामान्य तौर पे खुद भी इसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते थे कि हम जातीय रूप से भारतीयों से श्रेष्ठ हैं। व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक वंचनाओं को तो सहन कर लेगा, लेकिन यदि वो धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होता है तो ये उसके लिए या किसी समाज के लिए बर्दाश्त के बाहर की बात होती है। अंग्रेजों का एक उद्देश्य भारतीयों को ईसाई बनाना था। इसके संबंध में कंपनी के अध्यक्ष मेंजल ने हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने एक वक्तव्य दिया था कि दैव योग से अंग्रेजों को इतना बड़ा भारत का साम्राज्य मिला है जिसमें ईसाई धर्म की पताका एक छोर से दूसरे छोर तक फहराई जा सके। मेजर एडवर्ड्स कहता है कि हमारा भारत पर शासन करने का अंतिम उद्देश्य भारत को ईसाई बनाना है। ईसाई धर्म प्रचारकों को पर्याप्त सुविधाएं दी जाती थीं और भारतीय सैनिकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वो धर्मांतरण करा लें जिससे उनकी प्रोन्नति कर दी जाएगी। तो इस तरह की कई बातें प्रतीत कराती हैं कि अंग्रेजी साम्राज्य का भारत में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ईसाई धर्म का विस्तार था। इसके साथ साथ भारतीयों में ये भी अफवाह फैल गई थी कि कैनिंग
भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही आया है। रेलवे के विकास को भी भारतीयों ने अपने धर्म पर प्रहार से ही जोड़कर देखा था। इसके बाद हम बात करते हैं सैनिक कारणों की, और सैनिक कारणों में सबसे महत्वपूर्ण बात थी प्रतिकूल सेवा शर्तें। सेवा शर्तों का प्रतिकूल होना कई मामलों में सैनिकों के लिए बहुत ही तकलीफदेह था। सैनिकों को दूर दराज के क्षेत्रों में जैसे जैसे शासन का विस्तार होता गया, वैसे वैसे उनको दूर दराज के क्षेत्रों में भेजा जाने लगा। इसके लिए उनको कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाता था, और सैनिकों के भीतर एक धार्मिक भावना भी थी, और बहुत दूर यात्रा करने के बाद उन्हें अगर सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं, और जब वो वहाँ से लौट के वापस आते थे, ऐसा हुआ भी। अफगानिस्तान से युद्ध के बाद जब सैनिक लौटकर वापस अपने घरों को आए, तो उन्हें अपने घरों में, अपने गांवों में घुसने से मना कर दिया गया, उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। इसके पीछे धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज थे। कई ऐसी धारणाएं उस समय भारतीय समाज में विद्यमान थी, जैसे कि नदी को पार नहीं करना था, क्योंकि अगर आप नदी को पार करते तो वो भी किसी न किसी रूप में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात थी। 1824 में बैरकपुर के सैनिकों को जब बर्मा भेजा जाने लगा, तो सैनिकों ने वहां जाने से साफ मना कर दिया। फलस्वरूप उस पूरी रेजिमेंट को ही भंग करना पड़ा था। इसके बाद अगली बात, सामान्य सेना भर्ती अधिनियम। ये अधिनियम आया 1856 में, और कैनिंग ने इस अधिनियम में ये कहा कि जो भी नई भर्तियां आप सेना में होंगी, उनमें ये शर्त रख दी गई पहले से ही कि उन्हें सेवा के लिए कहीं भी भेजा जा सकता है। अब ये बात पुराने सैनिकों के लिए समस्या कैसे उत्पन्न करती? आमतौर पे उस समय सेना में पद जो थे वो आनुवांशिक थे, यानी कि अगर पिता सेना में है तो उसका पुत्र भी सेना में ही जाता था। ऐसे में सभी सैनिकों को इस अधिनियम से बहुत अधिक आपत्ति हुई। इस प्रकार आप समझ पाते हैं कि विभिन्न परिस्थितियां ऐसी विद्यमान थीं उस समय, जिन्होंने सैनिकों को भी बहुत परेशान और विचलित कर रखा था, और उनके अंदर एक असंतोष उत्पन्न हो रहा था। नवीन एनफील्ड राइफल ने बारूद में चिंगारी का काम किया। कैसे, आइए समझते हैं। 1856 में, उसके पहले अंग्रेज सेना में ब्राउन बेस राइफल का प्रयोग किया जाता था, लेकिन सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग किया जाएगा, और इसमें लगती थी कारतूस, और उस कारतूस को मुंह से खींच के खोलना पड़ता था, जिसमें लगी होती थी चर्बी। और ऐसी अफवाह फैली कि इस कारतूस में जो चर्बी का इस्तेमाल किया गया है वो गाय और सूअर की चर्बी है। ऐसे में हिंदू और मुस्लिम जितने भी सैनिक थे, सभी के मन में यह असंतोष उत्पन्न हुआ कि अंग्रेज हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाह रहे हैं, और इस बात ने माहौल को गर्म कर दिया। लेकिन अंग्रेज अधिकारियों ने इस घटना की जांच किए बिना अपनी तरफ से कह दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस बात ने सैनिकों के मन में और अधिक अविश्वास उत्पन्न किया। अंततोगत्वा ये अविश्वास ही विद्रोह का तात्कालिक कारण बना।